नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। इस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियास। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इस ग्लैंड को मैं मानूंगा। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये पैंक्रियास जो है कि क्या फंक्शंस हैं इसके, और बेसिकली आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे वो पैंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन देखेंगे। तो मैं शुरुआत इस चीज़ से करता हूँ कि पैंक्रियास के दोनों फंक्शंस हैं। पैंक्रियास में एक्सोक्राइन फंक्शंस भी हैं, दैट मीन्स इट इज़ सिक्रेटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हम देख चुके हैं इसको डाइजेशन वाले लेक्चर्स में, हम देख चुके हैं कि पैंक्रियास का एक एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पैंक्रियास, जिसको हमने कहा था पैंक्रियाटिक एसिनाई, और ये प्रोड्यूस कर रहा था डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और एक बात मैं छोटी सी याद दिला दूं कि हमने कहा था कि डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो वो पैंक्रियास है, क्योंकि ये करीब करीब सारे के सारे जो मेजर फूड प्रोडक्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सबको डाइजेस्ट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज हमारा जो काम है वो बेसिकली ये है कि हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास, और इस एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास को हम कहेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो मैंने एंडोक्राइन पैंक्रियास को क्या कहा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक्सोक्राइन पैंक्रियास आपको याद दिला दूं, हमने कहा था पैंक्रियाटिक एसिनाई। इस एंडोक्राइन पैंक्रियास में तीन बड़े इंपॉर्टेंट तरीके के सेल होंगे। एक को आप कहेंगे अल्फा सेल्स, दूसरे को आप कहेंगे बीटा सेल्स, और तीसरे को आपने कहा डेल्टा सेल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन पैंक्रियास है, जिसका मैंने नाम क्या रखा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें तीन डिस्टिंक्ट तरह के सेल्स आपको पता होने चाहिए। एक है अल्फा सेल्स, एक है बीटा सेल्स, और एक है डेल्टा सेल्स। ये जो अल्फा सेल्स हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ये हार्मोन है ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, वेरी वेरी फेमस हार्मोन, इसे हम कहेंगे इंसुलिन। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। डेल्टा सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। अगर आप याद रख सकते हैं तो मैं एक पीपी सेल्स की बात और करूंगा जो कि पैंक्रियाटिक पेप्टाइड प्रोड्यूस करेंगे। इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। मैंने इसलिए इसको डॉटेड लाइन में बनाया है कि हमें इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़ने हैं। जस्ट अपनी नॉलेज के लिए हमने एक चौथी चीज़ देख ली कि जो पीपी सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। बेसिकली हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट कर रहे हैं ग्लूकागन, बीटा सेल सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल सिक्रीट कर रहे हैं सोमैटोस्टैटिन। ये जो ग्लूकागन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो राइट एट द आउटसेट हम देखते हैं कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज, और ये इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज। सो हमने ये देखा कि ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज। इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये हाइपरग्लाइसेमिक है। सो इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज, और इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक है। इसका मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज के ऊपर दोनों हार्मोन्स का एक दूसरे से अपोजिट इफेक्ट है। ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट हार्मोन्स उस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को कहते हैं जब एक का असर दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पे। सो हमने ये देखा कि ये हाइपरग्लाइसीमिक है, ये हाइपोग्लाइसीमिक है। सोमैटोस्टैटिन कई जगह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो डेल्टा सेल्स का जो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस होगा ये रेगुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागन। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि इंसुलिन अलॉन्ग विद पैराथायराइड हार्मोन एंड एल्डोस्टेरॉन, ये तीन हार्मोन्स ऐसे हैं जो बेसिकली एक्चुअली रेगुलेट होते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन से। तो इनके ह्यूमरल स्टिमुलस होते हैं। सो इंसुलिन की रिलीज के लिए जो सबसे पोटेंट स्टिमुलस होगा वो ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना होगा, और जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो पैंक्रियास क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन, और इंसुलिन अपने एक्शन से ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा, कम करेगा। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल, और ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि ये पैंक्रियास एक्चुअली क्या कर रहा है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इस हार्मोन की, इंसुलिन की, तो इंसुलिन आपने देखा कि एक लार्ज पेप्टाइड है,
तो दैट मीन्स दैट इज एन इंसुलिन। और इंसुलिन का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। सो वी आर सेइंग कि इंसुलिन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है, जो फाइनल कंप्लीट एक्टिव स्ट्रक्चर है इंसुलिन का, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। एक चेन को आप कहेंगे ए, एक को आप कहेंगे बी। ए चेन में 30 अमीनो एसिड्स हैं और बी चेन में 21 अमीनो एसिड्स हैं। इसका मतलब इंसुलिन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसमें जो 2 चेन्स हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं? 51। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो 2 चेन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से अटैच होंगी डाइसल्फाइड लिंकेज से। So basically the 2 polypeptide chains of the final structure of insulin are linked together with the help of disulfide bonds. So please understand disulfide bonds तब होते थे जब मैंने आपको बताया था कि the sulfur containing amino acid जिसमें सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है सिस्टीन, जब वो 2 चेन्स में एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तब होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। So final structure of insulin is having 2 polypeptide chains, one is A, one is B, 30 and 21 amino acids. Total number of amino acids is 51. The 2 chains are linked together by disulfide linkage. Incidentally, we must remember that insulin was discovered by Banting and Best. सो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इंसुलिन का डिस्कवरी की थी, ये साइंटिस्ट हैं बेंटिंग और बेस्ट। आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ओवरनाइट डायबिटिक्स की ट्रीटमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की जो कंफर्ट होती है उसमें इन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया ओवरनाइट। द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हैड एन इम्पैक्ट ऑन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ बेंटिंग एंड बेस्ट एंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। सो प्राइमरी structure of a protein is the linear structure that depicts the number and the sequence of the amino acids present in it. So अगर हम एक linear structure बना रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड है और उनकी सीक्वेंस क्या है, तो उसे हम उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन was actually given by Fred Sanger. Frederick Sanger, he gave what is called as the primary structure of insulin, and this is a Nobel Prize winning discovery. So that means of the first protein जिसका हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पता चला था वो इंसुलिन था, और इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देने वाला साइंटिस्ट फ्रेड सेंगर को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। आप 12th में पढ़ेंगे कि फ्रेड सेंगर को दोबारा नोबेल प्राइज़ मिला था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के मेथड को देने के लिए, जिसे हम सेंगर्स मेथड कहते हैं, जिसकी मदद से हमने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट फ्रेड सेंगर। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये फ्रेड सेंगर ने क्या दिया था? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन दिया था। सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसके एक्शंस क्या हैं। सो लेट अस लुक एट द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। सो मेरे ख्याल से जो भी जना इस वीडियो को देख रहा है, एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो इज absolutely sure कि insulin is a hypoglycemic hormone, that means it decreases the blood glucose level. So हम इंसुलिन के मेटाबॉलिक फंक्शंस देख रहे हैं। सो इंसुलिन के पहला मेटाबॉलिक फंक्शन हमने देखा कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो हमने ये कहा कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को लोअर करता है। So that means this is the function of insulin. It decreases the blood glucose level. Now the question arises, how does it do so? ये किस तरह से करता है? So आप ये देखेंगे कि इंसुलिन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है, it is taken up by the body cells. So इंसुलिन का जो डायरेक्ट असर है वो एडिपोज टिश्यू पर और मसल्स पर। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स जिस पर इंसुलिन का डायरेक्ट असर है, तो वो कौन से हैं? एडिपोस और मसल्स, एंड इनडायरेक्टली इट ऑल्सो अफेक्ट्स लिवर। सो लिवर पर मैंने असर कैसा कहा है? इनडायरेक्ट। एडिपोस टिश्यू और मसल्स पर असर क्या कहा है? डायरेक्ट कहा है। और इन सेल्स में इंसुलिन क्या करता है? इट इंक्रीजेज द अपटेक, utilization and storage of glucose.
सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसुलिन बॉडी सेल्स पर एक्ट कर रहा है। खास तौर पे 3 बॉडी सेल्स का मैंने नाम लिया। एक मैंने कहा एडिपोस टिश्यू, दूसरा मैंने कहा मसल सेल्स और तीसरा मैंने कहा लिवर। ये 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जिन पे इंसुलिन का बड़ा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है। इन दोनों पर असर कैसा है? डायरेक्ट है। इन दोनों पर इस पर असर कैसा है? इनडायरेक्ट है। और इन सेल्स में और बाकी बॉडी सेल्स में इट इंक्रीजेज द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। सो दैट मीन्स जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कहाँ पहुंच जाएगा? इन सेल्स में पहुंच जाएगा। ये सेल्स इस ग्लूकोज को क्या करेंगे? यूटिलाइज, ऑब्वियसली यूटिलाइज करेंगे ऑक्सीडेशन में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या बनाएंगे? एटीपी, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। इस तरह से क्या करना शुरू करेंगे? स्टोर। सो ये बेसिक फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इंसुलिन का। तीसरी बार मैं बोल रहा हूं, इंक्रीजेज द अपटेक, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स, स्पेशली एडिपोस एंड मसल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिवर सेल। ब्रेन पर, न्यूरॉन्स पर इसका ये असर नहीं है। न्यूरॉन को ग्लूकोज पिक करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। सो पहली तो बात हमें ये समझ में आ गई है। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और इस वजह से अब हम ये समझ गए हैं कि ये ग्लूकोज ब्लड से निकल के कहाँ चला जाएगा? बॉडी सेल्स में चला जाएगा। सो इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल खुद क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था ये इंसुलिन की प्रेजेंस में कहाँ पहुँच गया है? सेल के अंदर पहुँच गया है। ये डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड अपटेक होता है। यहां पर कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा जिसकी मदद से ये सेल इस ग्लूकोज को यहां से पिक करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। अब समस्या ये है कि अगर ये ग्लूकोज यहाँ सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया तो होगा ये कि ये अल्टीमेटली ये वापस आकर के डिफ्यूज़ करना शुरू हो जाएगा किधर? ब्लड में। क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई तो फिर वो बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम इस ग्लूकोज को सेल से बाहर ना निकलने दें और सेल के अंदर रोकें। इसलिए हम क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को अंदर घुसते ही फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो आपने ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप देखा होगा जिसमें ग्लूकोज is converted into glucose 6-phosphate. The physiological importance of this step is that it traps the glucose within the cell, and now the glucose cannot diffuse back into the blood and getting converted into blood glucose again. So मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। So basically अगर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएं तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस सेल पर मान लीजिए ये सेल कोई लिवर सेल है या एडिपोस या मसल का सेल है, तो इसने क्या किया है? इसने यहां पर सबसे पहले ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज किया। दैट मीन्स ग्लूकोज ब्लड से निकल के हम अभी देख चुके हैं कहां पर आ गया है? सेल के अंदर आ गया है। और इस स्टेप को मैंने क्या कहा है? इट इंक्रीजेज अपटेक। दिस इज वन एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नंबर 2, ये ग्लूकोज को आपने जब फॉस्फोराइलेट कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, उसके बाद में आप जानते हैं आप इससे पायरुवेट बनाएंगे। अब मैं ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा हूं। ये सेल इस ग्लूकोज को क्या कर रहा है? यूटिलाइज। इसने क्या बनाया? पायरुवेट। पायरुवेट को कन्वर्ट किया किस में? एसिटाइल को एंजाइम ए में। और एसिटाइल को एंजाइम ए को आपने डाला क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जो रास्ते में रिड्यूसिंग पावर बनाई आपने डाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और आपने सिंथेसाइज कर लिया एटीपी। और इस प्रोसेस को आपने कहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो दूसरा काम हो गया, इसे हमने कहा यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। और जितना क्या बना सकता था सेल? एटीपी बना सकता था, वो उसने बना करके रख लिया। और इस ग्लूकोज को वो क्या करता गया? यूटिलाइज। इसकी वजह से ग्रेडियंट भी मेंटेन रहेगा और सेल और क्या अपटेक कर पाएगा? ग्लूकोज को अपटेक कर पाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात को समझिए, एक सेल कितने एटीपी बना सकता है? इसका आंसर ये है कि एक सेल उतने ही एटीपी बना सकता है जितने उसके पास एडीपी मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि उसने एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके क्या बनाना है? एटीपी। सो कितने एटीपी बना सकता है? जितने क्या है? एडीपी मॉलिक्यूल्स है। अब मान लीजिए कि ग्लूकोज का लेवल और बहुत ज्यादा है। सो ग्लूकोज का लेवल और बहुत ज्यादा है तो हमने क्या कहा कि पहले तो आपने यूटिलाइज कर दिया, यूटिलाइज करके आपने क्या बना लिया? एटीपी। अब आप जितने एटीपी बना सकते थे आपने बना दिए, लेकिन अब ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा है। सो होगा ये कि ये ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टोरेज फॉर्म जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या बन जाएगा? इसका ग्लाइकोजन बन जाएगा। और ये ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा? इनमें सेल्स में स्टोर हो जाएगा। सो हमें ये समझ में आ गया, इट इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। नंबर 2, इट इंक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और नंबर 3, मुझे समझ में आ गया कि अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको हम क्या करेंगे? स्टोर करने की कोशिश करेंगे। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में है वो कौन सा है? ग्लाइकोजन है। और ये ग्लाइकोजन इस लिवर सेल ने से फॉर एग्जाम्पल स्टोर कर दिया।
लिवर सेल अपनी वॉल्यूम का करीब करीब 5% ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हैं। मसल सेल में ये फिगर केवल कितनी होगी 1%। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मसल मास लिवर से बहुत ज़्यादा है, सो एट एनी इंस्टेंट द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन एक्चुअली विल बी मोर इन मसल्स देन इन लिवर। सो दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ परसेंटेज वाइज, आई एम टॉकिंग ऑफ द एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट ज़्यादा कहाँ होगा, मसल में होगा, क्योंकि मसल का 1% लिवर के 5% से काफ़ी ज़्यादा होगा। सो ये बात समझ में आ गई। दूसरी एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लिवर सेल में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोस्टैट की तरह यूज हो सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज अ ग्लूकोस्टैट, विच मीन्स इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द लेवल्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। दैट मीन्स इस ग्लाइकोजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज को वापस भेज सकते हैं ब्लड में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम % से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन मसल ग्लाइकोजन आप वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ब्लड ग्लूकोज में। मसल्स में एक बड़ा क्रिटिकल एंजाइम लैक करता है, जिसकी वजह से ये जो ग्लाइकोजन है दोबारा किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ग्लूकोज में। और इसीलिए जो मसल में ग्लाइकोजन है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ग्लूकोस्टैट और मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल बिटवीन लिवर ग्लाइकोजन एंड द मसल ग्लाइकोजन। अब कहानी ये है कि ये मुझे कार्बोहाइड्रेट पे समझ में आ गया, और इतनी सी बात भी मुझे समझ में आ गई कि अगर ये यहाँ से अपटेक करा रहा है ग्लूकोज का, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। सो आई होप दिस फंक्शन ऑफ इंसुलिन, जिसे मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये एक लिवर सेल है, इसमें आपने ग्लूकोज पहुंचाया, जितना ये एटीपी बना सकता था बना लिया, और 5% इसने क्या स्टोर कर लिया, ग्लाइकोजन। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज अभी और ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ब्लड ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा है, और वो ग्लूकोज किस में घुसता जा रहा है, सेल में। अब इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ये लिवर सेल क्या करेगा, ये जो एसिटाइल CoA है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा फैटी एसिड्स में। इसको कन्वर्ट किया जाएगा फैटी एसिड्स में। आपने अगर अपनी प्लांट फिजियोलॉजी की किताब पढ़ी है तो आपने एम्फीबॉलिक पाथवे देखा होगा क्रेब्स साइकिल में भी। फिर आपने देखा होगा कि क्रेब्स साइकिल और उसके इंटरमीडिएट्स कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों में अगर आपको फैटी एसिड से एनर्जी लेनी है तो आपको एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घुसना उसी पाथवे में पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले पाथवे में। सो अगर आपने फैट से भी एनर्जी लेनी है सो फैटी एसिड को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एसिटाइल कोएंजाइम A में। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इसीलिए मैंने कहा जब एम्फीबॉलिक कहा तो मैं एसिटाइल CoA को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, फैटी एसिड में। और इसने क्या किया कि इसके पास जो और एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड्स में। और इन फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया इन दी एडिपोसाइट। ये सेल कौन सा है, एडिपोसाइट है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि इस लिवर सेल में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, जो स्टोरेज के बाद भी इसके पास ग्लूकोज था, उसको इसने फैट में कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया, फैटी एसिड में, जहाँ पर इसको ग्लिसरॉल जैसे मॉलिक्यूल से जोड़ करके दोबारा क्या बनाए जाएंगे, फैट्स बनाए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड्स। और ये ट्राइग्लिसराइड्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। सो इसका मतलब अब हम इंसुलिन का दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शन देख रहे हैं कि इंसुलिन की प्रेजेंस में excess of glucose is converted into fats and the fats get stored in the adipose tissue. So please understand. सो हमें ये समझ में आ गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और आपकी जो डाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें फैट नहीं है, उसके बावजूद ओबेसिटी क्यों आ सकती है, क्योंकि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं तो ये जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ये लिवर किस में कन्वर्ट कर देगा, फैट में। और ये फैट कहाँ पहुँचेगा, एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू में ये फैट क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और इस एडिपोज टिश्यू में एक एंजाइम होता है, इसे हम कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। इसको हम कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। और ये लाइपेस का मतलब ये हुआ कि ये फैट को तोड़ेगा और इंसुलिन इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। सो इसका मतलब बड़े ध्यान से समझिए कि इंसुलिन की प्रेजेंस में फैट स्टोर होता है और फैट का टूटना बंद होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन की प्रेजेंस में फैट क्या होना है, स्टोर होना है। एक्सेस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होना है, फैट में। ये फैट को कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, ये फैट कहाँ बनेगा, एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू में इसको क्या किया जाएगा, स्टोर। और इंसुलिन की वजह से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस जो एंजाइम है जो कि फैट को तोड़ता है वो इनहिबिट होता है, इसीलिए स्टोर्ड फैट टूटता नहीं है अगर इंसुलिन प्रेजेंट है तो। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तीसरी बात समझिए इधर। तीसरी बात ये है कि
इंसुलिन फैसिलिटेट्स द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड या एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड बाय द इंटेस्टाइन। सो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन प्रॉपरली क्या एब्जॉर्ब कर पाएगा, अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो दैट मीन्स अगर इंसुलिन नहीं है तो इंटेस्टाइन से प्रॉपरली अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद में इंसुलिन की प्रेजेंस में ये अमीनो एसिड्स का अपटेक किससे होगा, बॉडी सेल से। सो दैट मीन्स इट फैसिलिटेट्स absorption of amino acids and transport of amino acids into cell. सो दैट मीन्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझ में आ गए कि इसकी प्रेजेंस में जो आप प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, आपने प्रोटीन को क्या किया है, डाइजेस्ट किया है, वो आपकी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो गए हैं, गट में किस में कन्वर्ट हो गए हैं, अमीनो एसिड को। इन अमीनो एसिड्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंसुलिन, और इंसुलिन आपको चाहिए इन अमीनो एसिड्स को कहाँ पहुँचाने के लिए, सेल में। सेल इस अमीनो एसिड का क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, और प्रोटीन किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। और ग्रोथ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट असर किसका था, ग्रोथ हार्मोन का। लेकिन ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन तब बनवा पाएगा जब रॉ मटेरियल प्रेजेंट हो, क्या नाम है उसका, अमीनो एसिड। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ के ऊपर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। सो दैट मींस इट फेवर्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म, सो ये किसको फेवर करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को, और इसीलिए ये ग्रोथ हार्मोन के साथ इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। दोनों मिलकर के इफेक्टिव क्या करेंगे, ग्रोथ कराएंगे। सो मैं एक बार इस चीज को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। सो हमने ये देखा कि इंसुलिन के क्या असर है। हम ये देख रहे हैं कि इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट पर इसका असर ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। कैसे कम करता है, ये इंक्रीज करता है अपटेक, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। डायरेक्टली किसमें, एडिपोज टिश्यू और मसल्स में, इनडायरेक्टली किसमें, लिवर में। नंबर 2 हमने देखा कि इसकी प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, फैट में, और फैट जाके स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। इसी में हमने ये देखा कि इंसुलिन इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, इसीलिए इंसुलिन की प्रेजेंस में जो स्टोर्ड फैट है वो टूटता नहीं है। और तीसरी चीज जब हमने प्रोटीन में देखा तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म पे इसका फेवरेबल इफेक्ट है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स में क्या करता है, मदद करता है, और इसीलिए प्रोटीन को बनवाएगा, और इसीलिए ग्रोथ हार्मोन के साथ में इसका क्या है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। दैट मे बी द रीजन दैट व्हाई टाइप 1 डायबिटीज, जिनमें बचपन से इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। अब अगर एक क्वेश्चन आपको मैं याद दिला दूं तो हमने कॉर्टिजोल एक हार्मोन किया था। सो कॉर्टिजोल जो हमने हार्मोन किया था उसमें हमने ये देखा था कि कॉर्टिजोल जो क्या कर रहा था, वो ब्लड ग्लूकोज को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। नंबर 2 हमने ये देखा था कि वो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट करता था और प्रोटियोलिसिस करता था, और डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय बॉडी सेल्स करता था। सो दैट मींस मेटाबॉलिक फंक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसुलिन के से अपोजिट इफेक्ट्स किसके हैं, कॉर्टिजोल के हैं। सो ये हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन। जब मैं वापस आऊंगा तो हम ये देखेंगे कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी किस तरह से डेट्रीमेंटल होती है, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दीज पेशेंट्स हैव हु हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन देयर बॉडी। कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट से बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।